हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर पूछा जाने वाला है वो हमें मिल चुका है और आज हम इस वीडियो में उसको हम तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही हिंदी का पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यूपी बोर्ड 2025 में जो 24 फरवरी को पेपर आने वाला है हिंदी का, संपूर्ण पेपर सेम ऐसा ही बनने वाला है जैसा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ देखेंगे यूपी बोर्ड 2025 सामान्य हिंदी पेपर सेट होगा 302 डी के, ठीक है। और पेपर नंबर, समय आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सेम टू सेम ऐसा ही उसमें लिखा होगा, ठीक है। जो आपका खंड का होगा इसमें आपके जो विकल्प होंगे, सबसे पहला विकल्प देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में विकल्प होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 और 2 में आपके विकल्प पूछे जाएंगे, वो भी 10 प्रश्न होंगे विकल्प वाले। तो पहला देखिए पूछा गया कि अष्टयाम की रचयिता हैं। अष्टयाम की रचयिता हैं, ऑप्शन है आपके गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। देखिए जो भी पेपर आपको मिल रहा है आप बस उसको लगाइए, हो सके तो जितने हो सके उतने से पेपर लगाइए, जब भी आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। वो गारंटी है कि आपको पेपर में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी हिंदी में 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी सब्जेक्ट हो सबकी आप पेपर लगाइए जितने हो सके, अब तो जितना आपके पास टाइम बचाए। तो इसका आंसर आपका सही होगा नाभादास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि अष्टयाम के रचयिता को हैं नाभादास हैं। फिर अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन है जयंत कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास या लल्लू लाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। क्या हो जाएगा, गोकुलनाथ। फिर देखिए भारत भारती की रचना विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। क्या है, नाटक है। इसको मैथिली शरण गुप्त द्वारा इसको लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा ही प्रश्न बनता है पूछ लेना है। फिर सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन है प्रेम सागर, नासकेतु उपाख्यान और सुख सागर या उदयभन चरित। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नासिकेतु उपाख्यान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नासिकेतु उपाख्यान हो जाएगा। फिर देखिए अगला है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, डायरी या जीवनी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आत्मकथा होगी। फिर देखिए अगला है कि भारतेंदु युग की रचना, यानी प्रश्न नंबर 2, यानी ये 5 प्रश्न होने के बाद यानी एक एक नंबर के आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे प्रश्न नंबर 1 में, और ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 2 में भी का खा गा ये भी 5 प्रश्न पूछ जाएंगे। यानी भारतेंदु युग की रचना है, ऑप्शन है प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा या आपका होगा गुणवाणी होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधुरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रेम माधुरी। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान और द्विजदेव या विद्यापति। तो इसके सही आंसर हो जाएगा द्विजदेव होगा। फिर है आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। फिर कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, बीड़ा के लिए या लोकायतन के लिए या कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो इसका सही आंसर होगा चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर अगला है हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या भारतेंदु युग में या प्रयोगवादी युग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग में इसको क्या बोली, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। तो आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं, एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले। फिर प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा बनेगा उसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसमें अथवा में 2 गद्यांश, एक अथवा में दिया होगा और एक ऐसा दिया होगा, दोनों में से एक करना है। यानी देखिए कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने, 5 प्रश्न होंगे इसमें और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर का ये गद्यांश आपको पूछा जाएगा। तो देखिए
पहला जो इसमें क्या है कि पूछा गया कि अगर ध्यान से कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ऐसे आपको पहचानना, देखना है किससे, तो आप कुछ एक ना एक आपको गद्यांश में एक ना एक ऐसा शब्द मिल जाएगा या वाक्य मिल जाएगा जिससे अपन पहचान सकते हैं कि किस पार्ट में लिया गया, जिसमें अशोक। अब खुद अशोक के फूल देखो बोल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं तो किससे लिया गया है, तो हम देख सकते हैं इसको। तो अगर हमें लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, इसके प्रश्न दिए हैं कि ऊपर पहला क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तथा पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है। इतना आपको लिख देना है। इसके प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है। फिर क्या करें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिन पर केवल लाइन खींची उनकी क्या आपको क्या करना है, व्याख्या, यानी पुष्पित अशोक से लेकर कहाँ तक खींचिए, लोगों को, कुछ लोगों को मिलता है यहाँ तक। तो आपको क्या लिखोगे कि पुष्पित अशोक। तो देखिए प्रस्तुत अंश में लेखक कहता है कि जब भी वह पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है, देखते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वही कह रहे हैं कि जब भी वो पुष्पित अशोक यानी अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वह उदास हो जाता है। वह इसलिए उदास नहीं है, वे कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में कोई विशेष रस मिलता हो उसे, बोले कि वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या हो रही है, और ना ही क्या है, और वह ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण करे यानी कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर व सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। भैया कि सुखी बना रहा है, यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। फिर क्या हुआ इसमें, अगला प्रश्न है कि लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा। तो उसमें लिखा है कि लेखक ने स्वयं को उन लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता तथा महानता का परिचय दिया है। क्या होता है, क्या दिया है, उदारता का परिचय दिया है। फिर बोल रहे हैं कि वे बहादुर दूरदर्शी होते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि वे बहादुर दूरदर्शी होते हैं, पंक्ति का आशा है कि कुछ लोग बहुत दूर तक देखने वाली गहन दृष्टि रखते हैं, वे बहुत आगे तक विचार करते हैं, वे सामने वाले व्यक्ति के जीवन से अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं, ऐसा है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि हतभाग्य तथा दूरदर्शी शब्द का अर्थ बताइए। तो हतभाग का दो अर्थ होते हैं, या तो भाग्यहीन या अभागा, या दूरदर्शी का भविष्य की घटनाओं को देखने वाला हो जाता है। फिर देखिए अगला है अथवा में पूछा गया आपसे कि अथवा में भी एक और है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गेट है। तो देखो सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अगला देखिए, इसको भी अपन तैयार करिए, अपन को अभी तैयार करना है, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सबको तैयार करना है, जिससे कि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। तो इसको भी हम तैयार करते हैं। तो देखते हैं इसका संदर्भ क्या है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। तो क्या पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। पहला तो प्रश्न यही है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे आप ध्यान रखना है कि इसके लेखक और कौन है। तो खुद देख रहे हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम, उसकी बात करें कि रॉबर्ट देखो नर्सिंग होम, तो क्या है कि पाठ का नाम तो क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम, और पाठ के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आप खुद लिख सकते हो किससे, क्या बोल रहा है, किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का नाम है। और लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे अयोध्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे, ठीक है। क्या होना जाएंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे। अब क्या बात करें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस पर ऐसे आदमियों को मक्खी बनाने वाले कामरूपी जादू के बारे में क्या लिखा है। तो ऐसे यहाँ पर दिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसकी व्याख्या करनी है हमें कि यहाँ से यहाँ तक की कि आदमियों को मक्खी बना ले, यहाँ तक मदर मार्गरेट तक की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आइए समझते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। क्या है कि लिख सकते हैं कि लेखक नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गेट के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहता है
कि हमने किससे कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी है। आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में सुना है। यह सब हमने सुना है लेकिन साक्षात देखा नहीं है। पर आज मदर मार्गरेट के रूप में एक जादूगरनी को अपने सामने देखा है, जो अपनी ममता और सेवा से एक मक्खी को आदमी बना देती है। अर्थात वह दीनहीन रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उसे जीवन दान देती है। इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है बताया है उसमें। अगला प्रश्न पूछा गया जैसे कि लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है। तो देखिए लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है। तो मदर क्या होगा कि मदर मार्गरेट अपनी ममता सेवा भावना से एक दीनहीन निराश रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ हंसता खिलता व्यक्ति बना देती थी। इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी कहा। इतना आपको समझना है। फिर अगला प्रश्न है जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं पंक्ति का आशय है। ये आंसर है जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं तो नहीं पंक्ति का आशय क्या है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है यह है कि मदर मार्गरेट अपना कार्य इतना एकाग्रचित एवं मग्न होकर करती थी कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन में वह अब किसी और वस्तु को प्राप्त करना ही नहीं चाहती। वे इस सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में सोचना व जानना भी नहीं चाहती हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो इसमें देखो आंसर लिखा है कि क्या किया है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना तथा उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारी चरित्र की अभिव्यक्ति की है। लेखक ने इसी के साथ उनके निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के गुण को भी प्रकट करने का सफल प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पद्यांश होगा कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होंगे, वे भी 2 अंक के होंगे और 10 नंबर का होगा टोटल। तो ये पद्यांश क्या है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए वो होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। ऐसे ही पढ़ लेना है पूरा। और इसमें भी वही प्रश्न 5 प्रश्न पूछाएंगे। इसमें पूछा गया कि प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ क्या लिखना है कि अगर लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि जो किससे लिया होता है काव्यांजलि में संकलित किसी अयोध्या सिंह उपाध्याय किससे लिया गया है, किसके लेखक कौन है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। ठीक है, किसने लिया है लिखा है इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसका पाठ का नाम क्या है पवन दूतिका से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इसना लिखना है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। तो केंद्रीय भाव लिखते हैं। ये प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कही गई बातों के माध्यम से परोपकार की भावना को महत्व दिया है। नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है इसमें देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ से देखेंगे कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे वो धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या है इसका अर्थ। ऐसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ कहती है कि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटाना। यही बात कह रहे हैं यहाँ से कि कोई कलांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि यदि कोई आप कह रहे हैं कि यदि मार्ग में कोई खेत, यानी यहाँ से लिख सकते हो आप थोड़ा कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटाना। तो यहाँ से आप यहाँ तक उसको लिख सकते हो।
ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया क्या, अगला प्रश्न है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो देखिए कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है, तो वो देखते हैं। तो देखिए कह रही है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती है। यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो वह उसके वस्त्रों को ना उड़ाए। यदि वह उसे थोड़ी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनताओं को हर ले, ऐसे कह रही है। फिर क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के लिए शिल्प सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए शिल्प सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के लिए शिल्प सौंदर्य के संक्षेप में वर्णन, तो क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है और प्रबंध शैली में नायिका के वियोगावस्था का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस है और छंद यह मंद क्रांता है तथा अविदा शब्द शक्ति के साथ प्रसाद गुण है और रूपक अनुरुक्ति प्रकाश व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके गद्यांश के भाव सौंदर्य में वृद्धि कर दी है। इस प्रकार ही आपके इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही फिर अगला देखिए, ऐसे पूछा गया कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे और नीले बितान के तले दीप बहु जागे और लटकी लगाए नयन सुरों के थे, हैं। तो इसको भी देखिए, तो इसमें भी आपका कौन सा, भी वही सेम प्रश्न 5 प्रश्न होंगे। पहला देखिए वही है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ की बात करें तो पाठ आप देख सकते हो कि पाठ की बात करें तो कैकई के अनुताप हो जाएंगे, क्या होंगे, कैकई के अनुताप होंगे और इसके रचयिता होंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगी, मैथिली शरण गुप्त उनकी रचयिता होंगे। फिर और प्रश्न देखते हैं इसके। प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेकंड प्रश्न होगा। तो रेखांकित अंश में क्या दिखा दिया है कि यहाँ से हमें देखना है कि देखिए कहाँ से, कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो इसका अंश आपका जो व्याख्या क्या हो जाएगी, तो व्याख्या आप लिख सकते हो कि वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यंत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो उसमें। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत क्या था, कि प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर सब, यहाँ पर हम आंसर मैंने लिखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है। तो प्रस्तुत पद्यांश में चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत के साथ अयोध्या वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज पायु रह रहकर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदी पुष्पों से भरे हुए बगीचों में रह रहकर अब आने वाली मंद शीतल व सुगंध पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। ठीक है, फिर अगला है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि ने किस भाव को अभिव्यक्त किया है। तो देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने, तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय चित्रकूट आश्रम के आसपास की प्राकृतिक घटा के मनोहरी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। फिर देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में होंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द होने चाहिए। 2 + 3 + 2 ये आपका 5 अंक है। यानी आपको क्या करना है कि साहित्यिक परिचय 3 अंक, 2 अंक की क्या होंगी आपकी रचना। अगर आप
3 अंक साहित्यिक परिचय दे देते हो, रचनाएं लिखते हो तो 2 अंक आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन होंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या वसुदेव शरण अग्रवाल, कोई भी हो सकते हैं, 3 होंगे। यहाँ पर 3 में से आपको एक करना है। ऐसे ही आपको यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक कवि का लेखक परिचय नहीं जीवन परिचय देना है। इसमें भी सेम वही 3 + 2 = 5 होगी आपकी, 3 साहित्य परिचय का और 2 रचनाएं का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, आपको इनको कर लेना है। फिर आपके जो प्रश्न नंबर 6 पर आएगी कहानी, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या लाठी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, दोनों में से एक करना है। अथवा में 5 अंक की होगी कहानी, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के में से प्रश्न, यानी आप जैसे आप जिस भी ज़िले से हो आपके वहाँ से ज़िले के हिसाब से देख लेना। जैसे मैं यहाँ पर यूपी 94 यानी ललितपुर से हूँ, तो यहाँ पर हमें मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर हमें लिखना होता है, तो मुक्ति यज्ञ लिख लेते हैं। फिर ऐसे देखिए अगला होगा, वहाँ से होगा, फिर अगला देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या होगा कि दिए गए, यानी क्या होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें हिंदी अनुवाद करना है। वो कितने, 2 + 7, यानी 2 संदर्भ का और 7 अनुवाद का होगा, यानी क्या होगा 5 अनुवाद का होगा, सॉरी कितना होगा 5, यानी 7 अंक का हो जाएगा ये प्रश्न। तो संदर्भ तो हम लिख सकते हो, संदर्भ क्या लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब यहाँ पर खुद देख सकते कि एक नाम आ रहा है मालवीय, यानी पाठ का नाम है महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ से इसका अनुवाद लिखना होगा कि युवक मालवीय या स्वकीयन भावपूर्ण भाषण जनानाम मानसी महोहत, यानी क्या है कि अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि क्या हो जाएगा कि जो युवा मालवीय है, क्या होगा कि युवा मालवीय ने अपने भावपूर्ण, यानी लिखें प्रभावपूर्ण लिख सकते हैं कि युवा मालवीय स्वकीन प्रभावपूर्ण जो भाषण से लोगों का मन मोह लिया है, क्या जनानाम मानसी मोहती, यानी उनका सबका मन मोह लिया है। यहाँ से पूरा अर्थ लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा कि युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया है, अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। उसी के अनुसार इन्होंने विधि यानी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकील यानी वकालत प्रारंभ कर दी है और विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए हैं। जैसे आपको लिखना है कि सम्मानम भाजनम वत है, तो ये इस प्रकार आपको लिख देना है। ऐसे ऐसे अगला, ऐसे इसमें एक और आ गया था कि अथवा में दिया होगा कि इसमें भी वही होगा, 5 अंक का होगा। जैसे नामे रोचते भद्रम उल्कास्विनिशेचम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्र स्वभस्यति, यानी एक श्लोक होगा जिसका आपको अर्थ लिखना होगा। पहले तो आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की, तो किस पाठ से लिया गया है, ये जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, जातक कथा से लिया गया है, जातक कथा से लिया गया है। तो अगर आपको लिखा नाम है रोचते भद्रम उल्काभिषेचम, यानी क्या होगा कि तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे पसंद नहीं है। इस लिखिए कि आक्रुद्धस्य मुखम पश्च कथम क्रुद्धो भविष्यति, यानी देखिए कि इस आक्रोधित यानी जो क्रोधित नहीं है का मुख देखो, अर्थात क्रोधहीन अवस्था में इसका मुख कैसा कितना विकृत होगा, यानी अभी तो ये क्रोध में नहीं है, पर जब ये क्रोध में होगा तो इसका मुख कैसा होगा, तो वो बात कर रहे हैं, विकृत हो जाना चाहिए। तो वही बात करें कि क्रोध में कैसा होगा इसका। फिर एक और है कि या अथवा में से इसमें से कर सकते हो कि ठीक है, यानी यहाँ तो आपको खा में, यहाँ जैसे जो आपने यहाँ पर प्रश्न 8वां पढ़ा है, 8वां प्रश्न का खा, तो 8वीं का वाले में एक और अथवा में होगा ऐसा ही पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन ऐसा ही पैराग्राफ हुआ, और खा में भी क्या होगा, ऐसे खा में एक पैराग्राफ है उसका भी एक अथवा होगा। तो यानी यहाँ पर लिखा नहीं, तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटा सा हेतु सर्वविद यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, यानी बात कर रहे हैं कि इस पाठ को अगर देखना चाहे तो किससे,
ये भी किससे लिखा गया है कि सुभाष रत्नानी पाठ आपने पढ़ा होगा, तो आप लिख सकते हो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। और अगर इसकी बात करें जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्य घटा, तो यानी क्या लिख रहे हैं, बूंद बूंद कर क्या होगा, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्यार्थियों धर्म तथा धन का हेतु यानी कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम का साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे होता है। इन सब जो विद्या धन इन सब का धीरे धीरे संचय होता है, एकदम से हमें क्या करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए इसकी। फिर यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको एक बड़ा एक पद्यांश दिया होगा बड़ा, जिसमें कुछ प्रश्न दिए होंगे, उससे छांटना होगा, बहुत बड़ा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपको एक पद्यांश दिया होगा, उसमें से प्रश्न छांट कर आपको लिखना होगा। सॉरी क्या है, अभी हमने 9वां प्रश्न नहीं किया। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कोई छिप कर काम करना। अगर बात करें कि कोई भी एक उदाहरण आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं इसका, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या होना, छिप कर काम करना। ये तो हो गया इसका अर्थ। एक वाक्य प्रयोग लिखने के लिए आया तो आप लिख देना कि महेश खेल प्रतियोगिता जीतने के लिए अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। ऐसे कुछ भी एक उदाहरण बनाकर कि उंगली उठाना यानी निंदा करना, क्या हुआ, निंदा करना, इसका उपयोग कर सकते हैं कि राम श्याम पर क्या कर रहा है, उंगली उठा रहा है कोई किसी कारणवश, तो ऐसे वाक्य प्रयोग में लिख देना है कि हाथ मलते रहना यानी पछताना, पछताना। ठीक है, क्या हुआ, चोर पुलिस के हाथों से निकल गया और पुलिस हाथ मलते ही रह गए। ठीक है, ऐसे लिख देना कि दाल में काला होना यानी संदेह होना, संदेह होना। ठीक है, कि कोई भी है कि मान लो ऐसे ही उदाहरण देते कि आज तो राम के घर पुलिस आई है, लगता है कुछ दाल में काला है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कुछ दिए होंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। दसन दंसन, दसन यानी क्या होगा, दांत, और दसन यानी काटना, तो दांत और काटना हो जाएगा। छत्र और छत्री यानी छत्री और छत्री हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऐसे आपको इसके लिख देना है, ऐसे आएंगी शब्द युग्म का चयन करने के लिए लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि अगला होगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। धन, धन का क्या होगा, आप लिख सकते हो कि संपत्ति, संपत्ति, धनवान। ठीक है, धनवान, वैभव, ऐसे लिख सकते हो। कवि का, अगर कवि के लिए लिखें तो काव्यकार, या हो जाएगा आपका तुकंड, या जो होगा छंदकार। ऐसे आप बहुत भी दो अर्थ लिखने में। नागर, नागर का मतलब होता है देव, देवर, चतुर, या क्या होगा शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट, निपुण, बहुत से अर्थ हो जाते हैं, निपुण ऐसे हो जाएंगे। फिर मधु, मधु का आप जानते हो मीठा। ठीक है, या शहद या अमृत, ये सब किसके वाक्य प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके जो कम बोलता हो यानी मितभाषी, जो कम बोलने वाला मितभाषी, जो बूढ़ा ना हो वो क्या होगा, अजर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो कि सीता ने पुस्तक लिखा यानी सीता ने पुस्तक लिखी, मैं पानी पी लिया हूँ यानी मैंने पानी पी लिया है, गमला मेज में रखा है यानी गमला मेज पर रखा है, क्या लिखोगे, पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूँ, मैंने महेश को पढ़ाया है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अलंकार यानी पहले कुछ होगा श्रृंगार रस, शांत और संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। शांत यानी लिखेंगे कि निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग करता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है तो श्रृंगार रस की आपको ध्यान रखना है कि स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, ये ध्यान रखना है अक्षर, इन्हीं से सब परिभाषा बन सकती है, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव। तो ऐसे पढ़ना है। रूपक और यमक अलंकार की चौपाई अथवा दोहा छंद के लक्षण ये आपको पढ़ लेने हैं। और एक पत्र लिखना है, नगर निगम अधिकारी को अपने क्षेत्र में फैली हुई गंदगी या सफाई के लिए करने के लिए
पत्र लिखना है, या अथवा में से अगर लिखते कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण आवेदन से संबंधित पत्र लिखना है। नहीं तो फिर अगला प्रश्न बनेगा आपका, ये 6 अंक के होंगे, 6 अंक का आपका एक लेटर पत्र होगा, 2-2 अंक की परिभाषा हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा अंक का होता है आपका, क्या होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 14 प्रश्न पूछ जाएंगे, कुल 14 प्रश्न होंगे। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 9 अंक का होगा। निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, या मेरे सपनों का भारत, या कंप्यूटर ही की हमारे जीवन में उपयोगिता, या वर्तमान समय में नारी शिक्षा, या मनोरंजन के आधुनिक साधन। आप इन पर लिख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।